नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग अपनी पहली क्लास राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं टॉपिक की लेकर आ रहे हैं और विद शॉर्ट नोट्स, है ना। तो देखिए एक बार आप लोग कि जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली बार में थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? तो देखिए हरे रंग के बेल्जियम कांच पर, याद रखना, हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने का कार्य करके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, बेल्जियम कांच होना चाहिए, कलर उसका हरा होना चाहिए और उस पर सोने का काम करके आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे ये जो पेंटिंग है आप वो देख सकते हो, ये जो इसका फोटो है वो आप इसको एक बार देख सकते हो कि ये थेवा कला का प्रारूप है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो प्रतापगढ़ है। तो ध्यान रखना, जो थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है, डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछा गया है, तो वो है प्रतापगढ़। और इसके जो प्रवर्तक हैं, जिनको प्रवर्तक माना जाता है, वो नाथूजी सोनी है। और कई बार इस वे में भी सवाल आया है कि प्रतापगढ़ का सोनी परिवार किस कला से संबंधित है, तो भी आपको याद रखना कि ये थेवा कला से संबंधित है। और इस कार्य के लिए, थेवा कला के लिए जो पद्मश्री दिया गया है वो महेश सोनी को दिया गया है 2014 में। वैसे साल पूछे नहीं जाते हैं पर फिर भी एक बार आप याद रखना कि पद्मश्री है वो महेश सोनी को दिया गया है और जो प्रवर्तक हैं वो नाथूजी सोनी है और प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़ है। और जो इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने पहचान दिलाई थी उनका नाम जस्टिन वक्की है। और इस कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जीआई टैग का सामान्य अर्थ होता है भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन संकेतक। ठीक है ना। तो ये इसका एक चीज़ ध्यान रखना आप लोगों को, जो भौगोलिक संकेतक है सबसे पहले ये 2005 से दिया गया है जीआई, है ना। और राजस्थान में जो सबसे पहले दिया गया था उसको दिया गया था कोटा डोरिया, जो साड़ी है कोटा डोरिया, ये इसको प्रथम बार मिला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये ध्यान इसलिए रखना क्योंकि अभी हाल ही में जो 22वां जीआई टैग दिया गया है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दो दिन पहले ही, वो नागौर में अश्वगंधा जो पौधा होता है उसको अश्वगंधा को दिया गया है। तो ये भी एक चीज़ आप ध्यान रखना, अश्वगंधा, है ना। तो देखिए ये था एक तरह से अपना थेवा कला। आपको अगर बड़ा करके देखना है ये चित्र तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो चलिए हम अब लेते हैं दूसरी कला और इस कला का नाम है मीनाकारी कला। कौन सी कला है? मीनाकारी कला। तो मीनाकारी कला को एक चीज़ ध्यान रखना, हस्तकला की आत्मा भी कहा जाता है। तो कभी सवाल ऐसे डायरेक्ट आ जाए कि हस्तकला की जो आत्मा है वो कौन सी हस्तकला को कहा जाता है या कौन सी कला को कहा जाता है, तो वो इसका जब सीधा सा आंसर ये होगा मीनाकारी। ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या किया जाता है कि सोने के आभूषणों में रंग भरा जाता है, सोने के आभूषणों में रंग भरा जाता है। और इसका अगर आपको कभी देखना हो छोटा सा फोटो, तो ये इस तरह का होता है। तो एक बार आप लोग इसको भी देख लेना। चलिए हम लोग वापस आते हैं और जो अपना ये टॉपिक है इस पर देखते हैं वापस। जो मीनाकारी कला का प्रमुख केंद्र है वो जयपुर है। तो ये ध्यान रखना, मीनाकारी कला का प्रमुख केंद्र पूछे तो जयपुर है। पद्मश्री इस क्षेत्र में दिया गया है कुदरत सिंह जी को 1988 में। तो ध्यान रखना, मीनाकारी क से और क से यहाँ पे ऐसे लिंक करते हो तो कुदरत सिंह, ठीक है ना, मीनाकारी में। और इसके जो प्रवर्तक माना जाता है जिन्होंने इस कला को सबसे पहले ईजाद किया था, तो वो महाराजा मान सिंह प्रथम को माना जाता है। तो ध्यान रखना, महाराजा मान सिंह प्रथम को। और इन्होंने कारीगर जो लाए थे वो लाहौर से लेकर आए थे। तो एक तरह से छोटा सा सीधा टॉपिक है और एकदम शॉर्ट नोट्स है ना, और स्वीट नोट्स हैं और अच्छे नोट्स हैं। अगला टॉपिक है अपना तारकसी, मतलब जो हस्तकला में तीसरी जो कला है वो है तारकसी। देखो इसका भी एक बार आपको फोटो बता देते हैं। तो देखो ये तारों के आभूषण बनाए जाते हैं इस तरह से, है ना। अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं अलग अलग कलाओं में। तो देखिए एक बार, तो इसकी जो थ्योरी है वो कुछ हम इस तरह से देख लेते हैं कि चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, मतलब गहना बनाया जाता है। और इसका जो मुख्य केंद्र है वो नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा बहुत सारी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है ना, गुलाबी वाले के लिए भी, तो गुलाबी गणगौर के लिए भी। तो एक बार ध्यान रखना, हर एग्जाम में सवाल आया था। तो इसका जो तारकसी का मुख्य केंद्र है वो नाथ द्वारा है। और इसके जो कारीगर प्रसिद्ध है उसका नाम है राम स्वरूप शर्मा, और ये जयपुर के प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, ये जयपुर के थे। और राम स्वरूप, कभी सवाल आते हैं कि राम स्वरूप शर्मा का संबंध कौन से हस्तकला से हैं, तो वो तारकसी है। एक सवाल जो कभी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम में कि इस कला को अन्य नाम, मतलब इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है, तो इसको इनले वर्क कहा जाता है। इनले, है ना, इनले वर्क यानी कार्य। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है।
तो हमने कम से कम शॉर्ट एंड स्वीट जो अच्छे नोट्स हैं, जो काम के हैं, वही एकदम बता रहा हूँ आप लोगों को। फालतू टाइम पास वाला कोई सीन नहीं है। देखिए अगली कला है हमारी हस्तकला के रूप में टेराकोटा, ठीक है ना। इसका अगर वही फोटो देखना है आप लोगों को, तो टेराकोटा पैसे कहते किसे हैं, उसके बाद आप देख लो कि चिकनी मिट्टी को पकाकर खिलौने या मूर्तियाँ या सजावटी सामान जो बनाया जाता है, उस कला को टेराकोटा कहा जाता है। ये एक बार सवाल आर एस मेंस में आया था, और आर एस मेंस में जो सवाल आया था वो सबसे नीचे बताया गया है कि इसकी जो विधि है, जो कला है इसकी, बनाया कैसे जाता है, ये चीज़ पूछी गई थी। तो ये आप देख लें एक बार, ठीक है। तो देखो इसके जो मुख्य केंद्र हैं, मतलब टेराकोटा के, तो वो हैं 3-4 बता रखा हूँ मैं। तो उसमें से जो पहला ही पहला है वो मोलेला गांव राजसमंद में। तो इसमें खूब सारा सवाल पूछा गया है कि टेराकोटा का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है, तो मोलेला गांव राजसमंद में। और वहाँ के थे श्रीमान मोहनलाल कुमावत, है ना। टेराकोटा, मोलेला गांव और मोहनलाल कुमावत, इनको पद्मश्री दिया गया था। हरजी गांव जालौर का भी प्रसिद्ध है ना। या देवी देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं विशेष रूप से। तो सवाल ये पूछा जाता है कि टेरिकोटा कला में जो देवी देवताओं के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, या कौन सा केंद्र प्रसिद्ध है, तो वो हरजी गांव है। बूध नरावता नागौर, यहाँ पर भी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। और एक ये ध्यान रखना कि बड़ोपल हनुमानगढ़ में, ये जगह का नाम है बड़ोपल, वहाँ पे प्राचीन टेरिकोटा प्राप्त है, या फिर प्राचीन टेरिकोटा के लिए ये केंद्र प्रसिद्ध है। अब जो सवाल आया था, या जो एग्जाम में आर एस मेंस में पूछा गया था, वो ये था कि टेराकोटा बनाने की तरीका बताइए, है ना। तो जैसे सब लोगों ने सामान्य चीज़ें याद की थी, और जो प्रमुख चीज़ थी वो क्या है कि इसमें मिट्टी और गधे का गोबर दोनों का 4:1 में मिश्रण किया जाता है। कि मतलब 4 भाग तो मिट्टी ली जाती है और 1 भाग गधे का गोबर दिया जाता है। दोनों को मिक्स बनाकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बस ये वाला हटा देना आप लोग। तो ये चीज़ें हैं, तो ये टेरिकोटा वाला। अब आप एक बार इसको फोटो देख सकते हो। देखो ये अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जो आपने मेले वगैरह, जो हॉट वगैरह लगते हैं, हाट वगैरह, उस पर भी देखा होगा। तो चलिए हम लोग अगली चीज़ देखते हैं, और जो थोड़ी काम की है, ठीक है ना। और वो चीज़ क्या है, ब्लू पोट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हर एग्जाम में इससे सवाल आता था, और आजकल भी जो छोटे मोटे एग्जाम्स है स्पेशली उसमें आता है। ये देखो अपने शॉर्ट नोट्स है ना। तो आपको जैसे अपने एग्जाम नज़दीक आएंगे, तब हम आपके लिए एक और चीज़ कर देंगे कि आपको ऑडियो नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप लोग घूमते फिरते भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सको, और आपका समय वेस्ट नहीं हो। जैसे खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो भी चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और काम करना है कि अभी थोड़ा सा अभी नए नए हैं, तो टेक्निकली थोड़े से कम एक्सपर्ट हुआ ना। टेक्निकली कम एक्सपर्ट है हम लोग, हम मतलब मैं। तो थोड़ा इसमें आप सहयोग करना, ठीक है ना। कोई वीडियो ढंग से नहीं बने, या कोई चीज़ आवाज़ इधर उधर हो जाए, या फिर कोई चीज़ ये जैसे कुछ करते हैं, जो भी देख लो आप, धीरे धीरे हो जाएंगे। जब 5-10 वीडियो बना देंगे तब, फिर भी शुरुआत में इसमें आपको सपोर्ट करना है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो आपको निश्चिंत, एकदम निश्चिंतता के साथ कह रहा हूँ कि अपन 3 माह में पूरा कोर्स कर लेंगे आर एस प्री का, है ना। और ऐसा ही का, अब वो आप पे है कि आप लोग मुझसे कितना ज़्यादा जुड़ते हो, उससे ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और कुछ नहीं है। ताकि मैं एक दिन में 2-2 वीडियो भी बना सकता हूँ सुबह शाम, ठीक है ना। और अगर आप लोग न्यूट्रल रहोगे, उदासीन रहोगे, तो मैं मेरे नोट्स बनाता रहूँगा, मैं मेरी जो काम है उसमें बिजी रहूँगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से सपोर्ट चाहिए अभी तो। चलिए हम लोग आपको वापस बताते हैं, ब्लू पोट्री पे आते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अन्य नाम है उसको कामचेनी भी कहते हैं। तो कई बार सवाल ये भी आ जाता है, तो बता देता हूँ। और देखो है ना, इसमें अपने बिल्कुल जो पूरे तथ्य समावेशित किया गए हैं, और शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाया गया, ठीक है ना। तो देखो चिन्नी मिट्टी के बर्तनों पर, सफ़ेद बर्तनों पर नीला रंग चढ़ाया जाता है। तो ये जो चिन्नी मिट्टी के बर्तन हैं, इन पे जो है ना ब्लू कलर का रंग चढ़ाया जाता है ना। मुगल काल में ये फारस से लाई गई थी। ये कला है वो मुगल काल से प्रसिद्ध हुई थी और फारस से लाई गई थी। इसका जो मुख्य केंद्र है ब्लू पोट्री का, 1000 बार पूछा गया सवाल है, और वो है जयपुर। और ब्लू पोट्री के लिए जिसको पद्मश्री मिला, या जो प्रमुख इसके कलाकार थे, उसका नाम है, यह कारीगर थे करपाल सिंह शेखावत, और उनको 1974 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो ब्लू पोट्री के लिए ध्यान रखना, ब्लू पोट्री करपाल सिंह शेखावत। देखो एक जैसे इन्होंने शैली क्रिएट की थी। एक बार इसको मैं इधर सेट कर देता हूँ कि करपाल सिंह जी ने नीले रंग के अलावा 25 अन्य रंगों में प्रयोग करके अलग अलग पोट्रीज बनाई थी। पोट्री यानी बर्तन, है ना, पोट एंड पोट्री। तो इस शैली को करपाल शैली कहा जाता है, और इसी विशेष योगदान के लिए इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। इसके जो प्रवर्तक माना जाता है ब्लू पोट्री का, वो सवाई राम सिंह द्वितीय को माना जाता है। और इसके समय में कालू और चूड़ामन, ये दो चीज़ ध्यान रखना, है ना। एक तो कालू, ये कारीगर के नाम है, और चूड़ामन, है ना, ऐसे याद रखो तो काचू,
ठीक है। तो शॉर्ट नेम का और चू या चू का, वो जो आपकी इच्छा है वो देख लेना। तो कालू और चूड़ामन कारीगर को दिल्ली से लाया था और भोला दिल्ली भेजा गया था इन दोनों को, और वहाँ पे भोला नामक कारीगर से इनको ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। तो थोड़ा सा याद रख लेना है ना, कालू चूड़ामन और भोला, और दिल्ली और राम सिंह द्वितीय। और एक तरह से अगर आप देखना चाहो, वैसे खूब है इसके फोटोज वगैरह, फिर भी आप देखना चाहो, देखो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम लोग अगली कला, ब्लू पोर्टर के अलावा एक जैसे दो चीज़, एक दो पॉइंट रह गए, तो देख लो आप। एक इसके साथ साथ ब्लैक पोर्ट्री भी फेमस है ना। तो वो जो नीले रंग की जगह ब्लैक या काला रंग इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे ब्लैक पोर्ट्री किया जाएगा। ब्लैक में लास्ट में क अक्षर आता है, तो ब्लैक से इसका प्रमुख केंद्र है कोटा। क से ब्लैक, क से कोटा। तो ध्यान रखना ये चीज़ है ना। जयपुर की ब्लू पोर्ट्री, और ये सवाई माधोपुर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे एग्जाम में सवाल आएगा तो कोटा आएगा। दोनों आ जाए तब भी कोटा प्रायोरिटी पे सही करना। एक नया सवाल कभी बना है और मैंने मैगजीन्स और किताबों में पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना, सुनहरी पोट्री जब भी सवाल आएगा किससे संबंधित है या कौन से शहर से, तो उसके लिए बीकानेर आएगा। तो सुनहरी पोट्री ये थोड़ा नया सवाल है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली कला में जाते हैं, और उसका नाम है कोप्तगिरी, ठीक है ना। ये अच्छा सवाल है, कोप्तगिरी। और कोप्तगिरी का फोटो तो आप देख ही लो, बाकी मैं बता देता हूँ कि इसमें लोहे पर सोने का कार्य किया जाता है। अभी तो सोना बड़ा महंगा है, तो ये चीज़ें कला बड़ी महंगी कलाएं हैं, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि कोप्तगिरी कहते किसे हैं, तो ठीक ध्यान रखना, थोड़ा सा शब्द ऐसा ही है, कोप्तगिरी, ठीक है ना। तो लोहे पर सोने का कार्य किया जाता है। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं, ये सवाल आया हुआ, ठीक है ना भाई। हम्म, जयपुर, उदयपुर और अलवर। तो जयपुर, उदयपुर और अलवर, जुआ ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। या फिर आजू, AJU, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए आप लोग। तो देखिए, और इसका जो कारीगर होते हैं उसको कोप्तगर कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोप्तगिरी का जो कारीगर होता है उसको हम कोप्तगर कहते हैं। और दमिश्क से इस कला को भारत लाया गया था मुगल काल में। तो ये तीन चार चीज़ें हैं, वो आप लोग याद रख लेना। चलिए हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं और अगली कला की ओर देखते हैं। अब देखिए बादले, तो ये तो एक बिल्कुल छोटा सा, मतलब यूँ अच्छा सा सवाल है। दो तीन बार एग्जाम में पूछा गया कि बादले, बादले नहीं, क्लाउड्स नहीं है ना, ये इस तरह के बर्तन होते हैं, जिंक के बर्तन होते हैं, जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। ये बर्तन ऐसे होते हैं पानी पीने के ना। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो जोधपुर है। तो बादले कहाँ पे ज़्यादा है, तो आप ऐसे बता रहा हूँ, बाकी उदाहरण के रूप में, या इसका जो प्रमुख केंद्र है वो जोधपुर है। बादले पानी को ठंडा रखने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत सारी डिजाइन आती हैं, आप और भी बहुत सारी देख सकते हो। फिर भी ये इस तरह से जो होते हैं, इनको बादले कहते हैं। ये चित्र इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी चीज़ स्थायी हो जाए। हाँ, अगला है, वैसे हम लोग इसको टॉपिक को दो पार्ट्स में लाएंगे, है ना। अभी जो थोड़ा कुछ समय कम मिला था किसी काम की वजह से, तो मैंने ये दो पॉइंट्स लिए हैं या दो पेज लिए। अभी जो सेकंड पार्ट आएगा आजकल में, जैसे देखते हैं आप लोग कितना वीडियो लाइक करते हो, उतना ही जल्दी मैं फटाफट चढ़ाता जाऊँगा। नोट्स अभी तो तैयार है, तो उस टाइम आपको इस सेकंड वीडियो में पूरा टॉपिक करवा दिया जाएगा। जितनी भी कलाएं पीछे बची है, जो प्रमुख सेंटर वगैरह है ना, जो प्रमुख छोटी छोटी चीज़ें जितने भी है, वो आपको करवा देंगे शॉर्ट नोट्स के रूप में। तो चलिए अगला सवाल, या अगली जो कला है हमारा, वो ये है कि गलीचे, या जिसको हम नमदे भी बोलते हैं, तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो वो है जयपुर और टोंक। और ये किस शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, या किसने इस कला को श्रेय दिया था, तो वो मान सिंह जी थे, जयपुर के। बीकानेर में जेल में कैदियों द्वारा बने हुए नमदे प्रसिद्ध है। तो कभी सवाल ऐसा आ जाए कि जेल के कैदियों के द्वारा, मतलब जो बढ़िया नमदे बनाए जाते हैं, वो कौन से शहर के या के अंदर के प्रसिद्ध हैं, तो वो बीकानेर। ये मुगल काल में भारत से बाहर लाया गया था। तो आज का ये जो वीडियो है वो यही है। आप लोगों से पुनः गुजारिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में, ताकि आप लोग मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों का कोर्स में समय पर शॉर्ट नोट्स के रूप में पूरा करवा दूँ। बता दिया ना मैंने, थोड़ा सा टेक्निकली वाला इश्यू हो सकता है, बाकी अपन लोग कोर्स अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो 3 माह के अंदर अंदर हम लोग सारा कोर्स जो स्पेशली अपना है SI वाला, और प्लस RS वाला, मेंस वाला भी देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, तो करवा देंगे। तो एक बार पुनः थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो और भी अच्छी लहजे में, अच्छे नोट्स में, अच्छे तरीके से और टेक्निकली अपडेटेड होकर लेकर आएँ। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरुआत में मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, ठीक है ना।